हाय फ्रेंड्स। अभी का जो टॉपिक है दैट इज़ सरकारिया कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए, अभी टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं, मेंस में भी काफ़ी बार पूछा जाता है और देखिए इसके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन अभी कल ही में सी डी एस पी आई क्यू करा रहा था, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है। तो उसमें ऑप्शन दिए थे, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन था दैट वाज सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड था और उसी पर्पज़ के लिए इनका गठन किया गया था। ऐसे बहुत सारे कमिटीज़ हैं, जैसे राजमन्नार कमेटी जो आज हम डिस्कस करेंगे, पुंची कमीशन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब अगले कुछ वीडियोस के बाद। तो उसी तरह से एक जो कमीशंस होते हैं डायरेक्टली उसके ऊपर ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है, कौन से ईयर में इसका गठन हुआ था, इसका चेयरमैन कौन था, मेंबर्स कौन थे। तो इस हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसका पर्पस क्या था और उनकी रिकमेंडेशन से कुछ की रिकमेंडेशन आपको पता होनी चाहिए। की रिकमेंडेशन जैसे इसमें बताऊंगा आपको, इंटर स्टेट काउंसिल की बात इन्होंने की है कि उसको एक परमानेंट बॉडी बना दिया जाना चाहिए। ओके, तो ऐसे ही कुछ और की रिकमेंडेशन इनकी हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसके ऊपर हम बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई है, कब गठन हुआ था, क्या हुआ था। चलिए अब बात करते हैं भाई। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1983 में। इनको बोला गया था कि भाई एक साल के अंदर, इन 1 ईयर, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, लेकिन नहीं हो पाया पॉसिबल। तो 4 बार तक, मतलब 4 बार एक एक साल का आगे और इनका टेन्योर बढ़ाया गया। तो अल्टीमेटली जाके बाई 1987 इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। और जनवरी 1998 में इनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया। एक्सेप्ट मतलब गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया, ओके, ऑफिशियली उसको डिक्लेयर किया, रिलीज किया। ओके, जो आप टर्म यूज़ करिए आपके अपने कन्वीनियंस से। तो 1988 में जाके इन द मंथ ऑफ जनवरी उसको इन्होंने रिलीज कर दिया, इस रिपोर्ट को। अब पर्पस क्या था, देखो आपको बता देता हूँ मैं। हमारे यहाँ पे कुछ जैसे कि आर्टिकल 356 का, उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता था। होता क्या, अभी भी होता है, सही बताऊँ तो आपको मैं, काफ़ी बड़े लेवल पे होता था। लेकिन जबकि बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था कि इसको आप दुरुपयोग के लिए ना रखिए, इसको अपना लास्ट रिसोर्ट रखिए। अम्बेडकर जी ने ही बोला था। लेकिन हमारे जो सेंटर के लोग हैं उनका ऐसा बोलना है कि लास्ट रिसोर्ट नहीं, हमारा पहला रिसोर्ट रहेगा। अगर किसी चीज़ को ठीक ठाक करना है ना, अगर हमारी बात स्टेट नहीं मान रहा है, तो एक काम करो, हम डायरेक्टली यहाँ पे आर्टिकल 365 के थ्रू आर्टिकल 356 को इन्वोक करेंगे। अब दोनों का रिलेशन भी आपको समझाऊंगा, आर्टिकल 365 क्या है और आर्टिकल 356 क्या है। ओके, तो यहाँ पे इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था कि भाई एक ध्यान दो कि कैसे ना सेंटर स्टेट की रिलेशन को और कोऑपरेटिव बनाया जाए। ओके, ऐसा ना हो कि ये तो पूरी तरह यूनिटरी बनता जा रहा है, सेंटर अपनी मनमानी करता है और बहुत जगह पे सेंटर अपनी मनमानी करता है। अगर आप सेंटर स्टेट रिलेशन देखेंगे तो आपको लगेगा पूरी कंट्री तो सेंटर ही चला रही है, स्टेट का अपने अपने खुद की चीज़ों पे भी स्टेट का रोल नहीं है। ओके, और फिर आपको लगेगा क्यों पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में मोदी जी को ही गाली क्यों दे रहा है। ओके क्योंकि अगर आप किसी राज्य में रह रहे तो उस राज्य सरकार को बोलिए ना, लेकिन जिसको देखो तब ये मोदी ये नहीं कर रहा, मोदी वो नहीं कर रहा। भाई वो सेंटर में बैठा इंसान है, ठीक है। आप जिस राज्य के हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया की गवर्नमेंट को बोलिए ना कि उस एरिया में रोड नहीं बन रहे। रोड, लोगों को तो मैंने देखा रोड नहीं बनता, अरे मोदी वहाँ कुछ नहीं कर रहा है ठीक है। तो अब समझ में आता है ये पढ़ने के बाद, कि पढ़ने पढ़ाने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मोदी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। लेकिन देन टू, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। इनका पर्पस वही था सेंटर स्टेट के लिए, यूनियन स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट का। जस्टिस आर एस सरकारिया हेड थे इसके, और इसके और 2 मेंबर थे। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सरकारिया कमीशन वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी और मल्टी मेंबर बॉडी। तो पहली बात आ जाती है कि इट्स अ मल्टी मेंबर बॉडी और उसके अंदर 3 मेंबर थे। जो पहले थे सरकारिया, आर एस सरकारिया, जस्टिस, रिटायर्ड जज थे वो सुप्रीम कोर्ट के। ओके, सेकेंड थे डॉक्टर आर एस सेन एंड थर्ड थे श्री विश्वरमन मन। ओके, देखिए इनके नाम आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर द तो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आप नोट मेकिंग करते हैं तो लिख लीजिए, 1-2 बार गो थ्रू करेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा। ओके, बस इतना दिमाग में रखना चाहिए कि इट्स अ मल्टी मेंबर बॉडी। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा आजकल ये मत समझिए कि हमें नाम पता है या नाम नहीं पता तो कुछ नहीं, आपको आइडिया तो है ना, इतना भी बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम में आपको हर चीज़ रटी नहीं होनी चाहिए, आपके सामने जो ऑप्शन होते हैं ना वो भी आपको बहुत टाइम पे आंसर दिलाते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ पीआईक्यू भी करा रहा हूँ। पर्पस क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब सेंटर स्टेट की रिलेशन, मतलब सेंटर दोनों में बीच में कॉपरेशन का भाव चाहिए। हर चीज़ पे कॉपरेशन होना, कि ना ऑथोरिटेरियन ना हो गवर्नमेंट। सेंटर पूरी तरह से अथॉरिटी ना अपनी सौंप दे स्टेट के ऊपर कि आपको करना ही है। सेंटर यहाँ पे स्टेट के मुद्दों को भी समझे, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझे, ये इनका पर्पस है। इसी के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे। चलिए अब प्रॉब्लम्स देखिए क्या क्या थी, वही आपको बताया मैंने, जो जितनी प्रॉब्लम इतनी देर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डिमिनिशिंग द स्टेट ऑटोनॉमी,
स्टेट की ऑटोनॉमी को आप रोक रहे हो, कम कर रहे हो। ऑटोनॉमी मतलब खुद की अपनी स्वतंत्रता टाइप ऑफ, ठीक है। कुछ बहुत जो सब्जेक्ट है, स्टेट के सब्जेक्ट है, उसके ऊपर तो स्टेट की स्वतंत्रता होनी चाहिए ना अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए। लेकिन अगर राज्य वहां पे भी, अगर सेंटर वहां पे भी इंटरफेयर करेगा तो कैसे काम चलेगा? ओके। मिसयूज ऑफ गवर्नेंस पावर, गवर्नर कैसे अपना मिसयूज कर रहा है भाई? क्योंकि गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव है? यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है, या प्रेसिडेंट आप बोलिए जिसका रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन तो जो उसको डायरेक्शन मिलेंगे उस हिसाब से काम करेगा वो। बहुत टाइम पे बिल रिजर्व कर लेना, आपको पता ही है आर्टिकल नंबर 200 के अकॉर्डिंग गवर्नर क्या कर सकता है? बिल रिजर्व कर सकता है, ठीक है। तो अननेसेसरी बिल रिजर्व कर लेना, डिले कर देना किसी भी चीज को, ओके, मतलब बिल को डिले करना। प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया है तो बिल पास ही नहीं हो रहा, लटका हुआ है। ओके, क्या है यही तो बात है ना यहाँ पे। एक तरह से क्या चल रहा है, स्टेट में अगर कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसको आप सैंक्शन ही नहीं होने दे रहे हो, कैसे काम चलेगा? ये होता था, ये आपको सही बताऊं, ये होता था, ये कोई नई बात नहीं है। सेंटर में कोई और पार्टी है, स्टेट में दूसरी पार्टी है, स्टेट का काम रोक रखा है तुमने, रुकवा रखा है तुमने। क्यों रुकवा रखा है? क्योंकि तुम्हारी पार्टी नहीं है ना वहां पे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन लिटरली पहले तो हाई लेवल की प्रॉब्लम थी। ओके। न्यू डिफंक्ट प्लानिंग कमीशन, कॉन्सेंट्रेटेड पावर इन द यूनियन, लिमिटिंग स्टेट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। बिल्कुल, प्लानिंग कमीशन जो नेहरू जी ने बना रखा था, सच बताऊं उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बोला गया कि आप फाइनेंस कमीशन को ही सारी पावर क्यों नहीं दे देते? आप फाइनेंस कमीशन को एक परमानेंट बॉडी क्यों नहीं बना देते? आप अगर फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है जब प्रेसिडेंट को लगेगा तो प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन का गठित करेगा, या फिर हर 5 साल में गठित करेगा। लेकिन वहां पे लिखा हुआ है वेन एवर प्रेसिडेंट लाइक थिंक फिट। ओके, इस तरह का लाइन लिखा हुआ है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कहने का मतलब है फाइनेंस कमीशन को एक परमानेंट बॉडी बना दीजिए ना, आर्टिकल 280 के अंदर हमेशा रहेगा। ऐसा कर दीजिए, आप अमेंडमेंट कर दीजिए। क्यों आपने प्लानिंग कमीशन बना रखा है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है प्लानिंग कमीशन, वॉज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब तो यहाँ पे नीति आयोग है, ये मैं पुरानी रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूँ, तो अब प्लानिंग कमीशन बार बार इसलिए आ रहा है, अब तो नीति आयोग है उसकी जगह पे। ओके, इंटरस्टेट काउंसिल जैसी चीज़ों का मतलब ना गठन किया जाना चाहिए। ये सब चीज़ों के ऊपर काम करना जरूरी था, इसीलिए इनकी एक कमेटी बनाई गई, इनके लिए एक बनाया गया कि भाई आप डिस्कस, आप सोच, रिकमेंडेशन दीजिए हमें कैसे सेंटर और स्टेट के रिलेशन सुधरे, ठीक है। होपफुली आपको मैंने इतना समझाया है कि क्या क्या कंसर्न थे। अब बात करते हैं कि इनकी रिकमेंडेशन क्या थी जिसके ऊपर दबा के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब इनके रिकमेंडेशन पढ़ते हैं। अब पहले 2-3 चीज़ आपको बता देना चाहता हूं रिकमेंडेशन से पहले। पहली बात, इन्होंने ये कहीं नहीं बोला है, इन्होंने ये कहीं नहीं बोला है कि सेंटर की पावर कम की जानी चाहिए। सेंटर की पावर कम करने की इन्होंने कहीं बात नहीं की है, ठीक है। इन्होंने ये कहीं नहीं बोला है कि आपका जो करंट स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर था उनका, जो करंट हमारा जो फेडरलिज्म है, उसके अंदर इन्होंने कोई चेंजेस नहीं बताए हैं। ये सब चीज़ें आपको की पॉइंट बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर की पावर इन्होंने कहीं से भी कम करने की बात नहीं की है, ना ही इन्होंने स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो अभी हमारा पार्लियामेंटेरियन स्ट्रक्चर है, उसको उन्होंने, फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने चेंज करने की कहीं बात नहीं की है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ इतनी बात की है कि जो आपका करंट स्ट्रक्चर है उसको आप स्ट्रेंथन करिए। समझ में आ रही बात आपको? तो उन्होंने बोला इसको चेंज मत करिए, आप इसको स्ट्रेंथन करिए, दोनों में अंतर है। तो ये बात आप दिमाग में रखिए कि सरकारिया कमीशन ने जो करंट सिस्टम था ना उसको बोला कि बेहतर कैसे बनाना है, बदलने की बात नहीं की है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। मैं, सरकारिया कमीशन हैज नेवर रिकमेंडेड टू चेंज द एंटायर सिस्टम। सरकारिया कमीशन हैज ओनली रिकमेंडेड टू स्ट्रेंथन, बढ़ाओ उसी चीज को और सुदृढ़ करो। हिंदी अच्छी हो रही है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं क्या क्या चीजें उन्होंने बोली है। इन्होंने बोला है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है आपकी, उसके ऊपर सेंटर को, आपको पता है, थोड़ी ज़्यादा पावर होती है। मतलब पावर के दोनों को बराबर ही है वहाँ पे बोलने के लिए। लेकिन अगर सेंटर ने कोई लॉ बना रखा है और स्टेट ने भी कोई लॉ बना रखा है, तो किसका चलेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर? सेंटर का चलेगा। तो वही बोला गया है कि अगर आप लॉ बना रहे हो किसी कॉन्करेंट लिस्ट पे, तो आप कंसल्ट करिए। किससे? आप कंसल्ट करिए राज्य से, ये इन्होंने बोला है। तो क्या हुआ, एक तरह से वही हुआ ना, बोला कि आपका सिस्टम सही है लेकिन उसमें ये थोड़ा एक और चीज कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा। उन्होंने बोला कॉन्करेंट लिस्ट पे आप लॉ बनाएंगे तो स्टेट से पूछ लीजिए एक बार ना डिस्कशन कर लीजिए, कंसल्टेशन कर लीजिए। इंटरस्टेट काउंसिल उन्होंने बोला है बनाने के लिए अंडर आर्टिकल नंबर 263 कि आपके जो भी डिस्प्यूट है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, आप उसको कोऑर्डिनेशन के साथ, कॉपरेशन के साथ उसको सॉल्व करिए। ओके, ये उन्होंने बात बोला है। द यूनियन शुड ऑक्यूपाई ओनली एसेंशियल एरिया इन द कॉन्करेंट लिस्ट टू मेंटेन नेशनल यूनिफॉर्मिटी। ये भी उन्होंने बोला है
कि देखिए उन्होंने ये बिल्कुल कहीं नहीं बोला है कि कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर पूरी पावर या कॉन्करेंट लिस्ट आप उठा के इसको दे दो, स्टेट को दे दो, ऐसा कहीं नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत सारे की एरिया हैं जिसके ऊपर यूनियन की ज़्यादा पावर होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि नेशनल इन्फॉर्मिटी बनी रहे या फिर ना पूरी तरीके से नेशन के अंदर गवर्नमेंट अच्छे से चल सके। ये उन्होंने बिल्कुल बोला। उन्होंने ये भी बोला है कि नेशन को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर यहाँ पे होनी चाहिए, इस बात को उन्होंने पूरी तरह से जोर दिया है। ये कहीं उन्होंने नहीं बोला है कि हटा दो, सेंटर की पावर कम करो, बिल्कुल नहीं बोला है उन्होंने। लेकिन उन्होंने एक लाइन बहुत क्लियर कट बोली है, चलिए यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ मैं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से बोली है कि अगर सेंटर में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो साइड वाले एरिया में तो अनीमिया हो जाएगा ना, ये वाले एरिया में खून जाएगा ही नहीं। तो यहाँ की जो पावर है थोड़ी सी, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा यहाँ को ना इनके साथ शिफ्ट करिए मतलब थोड़ा शेयरिंग बढ़ाइए। तो पावर शेयरिंग की जो कंसेप्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, उसको सुदृढ़ करने की इन्होंने बात की है, ठीक है। तो एक तो आपको बता दिया मैंने आर्टिकल 263 के अंदर क्या बनना चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल बनना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये बोला, एक और बात बोला है उन्होंने, वो चलो हम ऊपर भी पढ़ लेंगे, बता देता हूं आपको मैं। आर्टिकल 356 जो किसके बारे में बात करता है, जो बात करता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, जो बात करता है कि गवर्नर के रिकमेंडेशन को आप बोल देते हो ना कि फुल एंड फाइनल है, हम इसके बाद सीधा लगा देंगे प्रेसिडेंट रूल। तो यहां पे बोला गया है कि इसको अपना लास्ट रिसोर्ट मानिए, ये आपका ये पहला सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इसका पहला सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। आप वहाँ की जो काउंसिल है, वहाँ के जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट है, उनको फ्लोर टेस्ट का मौका दीजिए, ठीक है। अगर वो फेल करते हैं तब जाके वहाँ पे गवर्नमेंट रूल लगाइए या फिर प्रेसिडेंट रूल लगाइए वहाँ पे। ये बात उन्होंने की है। उन्होंने ये भी बात की है कि जो रेसिड्यूरी पावर है वो किसके पास रहेगी। रेसिड्यूरी पावर उन्होंने बोला है कि पार्लियामेंट के पास ही रहने दो या फिर सेंटर के पास ही रहने दो। रेसिड्यूरी पावर देखिए आप अमेरिका में क्या होता है ना, रेसिड्यूरी पावर जो होती है, जो बची कुची पावर होती है, जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो तीनों लिस्ट में भी कवर नहीं है, उसको स्टेट के पास दे दिया जाता है अमेरिका में। लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के पास है या फिर सेंटर के पास है। तो उन्होंने वही बोला है कि रेसिड्यूरी पावर पार्लियामेंट के पास रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहाँ पे चलिए है क्या जगह, थोड़ा और बता देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो प्रेसिडेंट जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो बिल, जो स्टेट का बिल आ रहा है उनके पास, स्टेट बिल आ रहा है ना उनके पास, उसको विथहोल्ड कर दे रहे हैं या फिर उसको डिले कर रहे हैं, वो टाइम कम कर दें। ओके, उसको अगर रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस बिल को, तो उसके पीछे एक रीजन दे दें। समझ में आ रही बात। उसके पीछे अगर प्रेसिडेंट खुद से एक रीजन दे देंगे कि भाई हमने इस बिल को क्यों रिजेक्ट किया है, तो एक तरह से काफी अच्छा फेडरलिज्म का वो एक एग्जाम्पल सेटअप होगा, ठीक है। ये उन्होंने अब रिकमेंडेशन में दिया है। क्योंकि आपको बता दूं आर्टिकल नंबर 200 के अंडर अगर प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट करता है तो प्रेसिडेंट को कोई वैसे भी रीजन देने की जरूरत नहीं है, और जो राज्य की सरकारें हैं उसको ओवरराइड नहीं कर सकती हैं। पहली बात, अगर प्रेसिडेंट साहब ने बिल उनको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया तो क्या होता है ना कि स्टेट अगर वापस से बोले कि चलो हम लोग वापस से बिल भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी है उसको साइन करे या ना करे। लेकिन सेंटर के केस में ऐसा नहीं होता। सेंटर के केस में कैसा होता है कि प्रेसिडेंट ने अगर एक बार बिल भेजा रिकंसिडरेशन करने के लिए, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ने अगर बिल भेजा है तो जो वहाँ पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट उसको अगर अमेंड करके या बिना अमेंड करके वापस भेज देगी ना, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है। ओके, आप पार्लियामेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, कहने का मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा आता है कि आप रीजन तो दो क्यों रिजेक्ट कर रहे हो स्टेट का बिल, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इससे पहले एक और बॉडी थी जिसका नाम था नेशनल, अभी भी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो उन्होंने बोला कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का नाम चेंज करके आप क्या कर दो, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल कर दो आप, ठीक है। तो ये सब इस तरह की इन्होंने रिकमेंडेशन दी। एक तरह से जो कंडीशन जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी है उसको थोड़ा सा और आप चेंज करिए, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करिए, ओके, जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़े। देखिए वही आपको बताया था, लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। बिल रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट फॉर अ 6 month टाइमलाइन फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसाइड ऑन द रिजर्व बिल। रिजर्व बिल मतलब देखिए जो बिल आता है गवर्नर रिजर्व करता है अंडर आर्टिकल 200, किसके लिए रिजर्व करता है, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है। तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर कुछ एक्शन ले या ना ले कोई मतलब ही नहीं बनता। प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी तो नहीं है ना कि एक्शन लेना ही लेना है उसके ऊपर। तो वही उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट यार 6 महीने मैक्सिमम टाइम हो उस बिल के ऊपर काम करने के लिए, और जो अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो रीजन दो उसके पीछे, ओके। गवर्नर शुड एक्ट इम्पार्शियली एंड
अवॉइड फ्रीक्वेंट इंटरवेंशन इन द स्टेट मैटर। अब गवर्नर क्यों कर रहा है स्टेट मैटर में इंटरवीन? इसलिए कर रहा है कि गवर्नर को डायरेक्शन दिया जा रहा है सेंटर की तरफ से। सेंटर क्यों अननेसेसरी डायरेक्शन दे रही है गवर्नर को? क्योंकि सेंटर में अलग पार्टी है, राज्य में अलग पार्टी है। समझ में आ गई बात? और गवर्नर के पास तो कोई चारा नहीं है। गवर्नर इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, सीधी सी बात है। समझ में आ रही है आपको बात? ये चीज है यहाँ पे। तो ये सारे रिकमेंडेशन इनके थे। और यहां तक कि इन्होंने ये भी बोला कि जोनल काउंसिल बनाई जानी चाहिए। इन्होंने जोनल काउंसिल बनाने के लिए भी जोर दिया। अब आपको बता देता हूं, जो जोनल काउंसिल होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं मैं, जोनल काउंसिल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। ऑल दो जोनल काउंसिल को हेड करने की जो ड्यूटी है, जो पावर है, वो होम मिनिस्ट्री को है। आपको बता देता हूं मैं, होम मिनिस्ट्री को है। और टोटल हमारे पास कितने जोन है, अब आप पता करेंगे कितने जोन है हमारे पास। ओके, चलिए और 2-3 चीजें इनके रिकमेंडेशन में, वही आपको बताया था मैंने कि पार्लियामेंट शुड स्ट्रीमलाइन ट्रीटी प्रोसीजर एंड कंसिडर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन फॉर द स्टेट। ये तो चलिए कोई मतलब नहीं है। मेक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन फॉर द इंटरेस्ट, ठीक है, विथ रेफरेंस ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ मैं, जो इनके रिकमेंडेशन में थी, जो थोड़ा मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि गवर्नर का जो टाइम पीरियड है, गवर्नर का टाइम पीरियड आप 5 साल के लिए रखिए, फिक्स करिए एक तरह से, ठीक है। ऐसा ना हो, क्योंकि देखो अब गवर्नर, अगर आप पढ़ेंगे ना गवर्नर के बारे में, लिखा हुआ है कि गवर्नर वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो क्या होता है, गवर्नर को ये लोग जब मर्जी करते हैं निकाल देते हैं। जब मर्जी है, चलो अच्छा नहीं लग रहा, या गवर्नर जब वो नई गवर्नमेंट आती है निकाल देते हैं उसको, यही करते हैं। तो इन्होंने बोला है यार आप ये प्रॉपर जो फंक्शनिंग है गवर्नर की, उसको बार बार इंटरप्ट मत करो। 5 साल का टाइम उसको दो, 5 साल काम करने दो, सिंपल सी बात है। और साथ ही साथ जब गवर्नर को आप अपॉइंट कर रहे हैं तो आप देखेंगे ना, आप गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे तो एक ना कन्वेंशन है जिसमें बोला जाता है कि गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले जो सीएम होता है उससे एक बार कंसल्ट किया जाता है। बट ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बना दो ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली बना दो, इसको बाइंडिंग बना दो, क्या प्रॉब्लम है? आखिरकार पर्पस तो तुम्हारा यही है ना कि राज्य की सरकारें भी अच्छा काम करे, लोगों का भला, यही सब है ना पर्पस। तो क्यों पॉलिटिकली सब कुछ काम होने दो अच्छे से। तो लेकिन आज तक वैसे ही चल रहा हो। तो ये इनके रिकमेंडेशंस थे। ओके, होपफुली ये सारी चीजें मैंने बताई आपको। मेरे को तो नहीं लगता और इससे ज्यादा कुछ है। चलिए, और यहाँ पे चलिए, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ है। एक बार आप रीड कर लेंगे तो दैट विल बी मोर देन एनफ। 2-3 चीज़ आपके लिए जो की टेक अवे वही बताना चाहूँगा। एक बार पूरा मैं रब कर दूँ, बहुत ही ज़्यादा कचरा कर दिया मैंने। जो की टेक अवे है 3-4 चीज़ों का, वो आपके लिए वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके, वही पूछा भी जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल वो पूछा जाता है आपसे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ आपको। दूसरी चीज़ आर्टिकल 356 में इन्होंने बोला है दैट इज़ अ लास्ट रिसोर्ट, गवर्नर रूल लगाना या लास्ट रिसोर्ट उन्होंने बोला है। उसके बाद इन्होंने बोला है जोनल काउंसिल के बारे में, ठीक है। इन्होंने बोला है कि फाइनेंस कमीशन को, जो आपका फाइनेंस कमीशन किस में है, आर्टिकल 280 में, इसको आप क्या करिए, इसको एक तरह से परमानेंट बॉडी कर दीजिए आप, ठीक है। ये इन्होंने बात बोली है इसके बारे में। और इन्होंने बोला है कि गवर्नर का जो रूल है, गवर्नर का रूल नहीं, गवर्नर का जो टाइम पीरियड है उस 5 साल को आप इंटरप्ट मत करिए। और गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए सीएम का जो कंसल्टेशन है उसको परमानेंट कर दीजिए। उसको मतलब एक तरह से आपने उसको कन्वेंशन रखा हुआ है, जबकि उसको एक सिंपल सी बात है, उसको आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको कर सकते हैं। बस यही बातें इन्होंने बोली है। ये सबसे मेजर चीज़ें हैं। वैसे तो इनके कितने रिकमेंडेशन थे, अराउंड 247 इनके रिकमेंडेशन थे। अब इतने रिकमेंडेशन आप पढ़ने जाएंगे तो साल गुजर जाएगा, उतना पढ़ना भी नहीं है हमें। और इसमें से 180 रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और जो रिकमेंडेशन हम देखते हैं नहीं एक्सेप्ट, उसके बारे में आज भी हम वैसे ही पढ़ते हैं। वैसे उन्होंने इंटरस्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल के लिए तो एक्सेप्ट किया ही किया है, लेकिन ये जो 356 वाला लास्ट रिसोर्ट वाला है इन्होंने कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया। और यहाँ तक कि आप मेरे चैनल पे एक वीडियो देख सकते हैं, जो एसआर बोमई केस है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन को कोट किया और बोला कि जो लास्ट रिसोर्ट है वो सेंटर क्यों नहीं मानने को तैयार है। इंप्लीमेंटिंग द गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल जो लगाते हो आप लोग, दैट इज अ लास्ट रिसोर्ट, मौका तो फ्लोर टेस्ट के लिए, ये क्यों नहीं कर रहे हो आप। तो ये सरकारिया कमीशन का भी रिकमेंडेशन है, ठीक है, ऑन द आर्टिकल 356, जिससे कि सेंटर स्टेट रिलेशन और बेहतर हो।
तो होपफुली मैंने आपको समझाया है चीज़ें। अब आगे देखते हैं राजमन्नार कमेटी। देखिए राजमन्नार कमेटी, पहली बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं उसको सेटअप किया था। राजमन्नार कमेटी जो था वो तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा किया हुआ है। 1969 में पर्पस वही था कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को कैसे सुधारा जाए। अब यहाँ पे एक और बात, क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा कि राजमन्नार कमेटी पहले थी कि सरकारिया कमीशन था। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे कमिटीज़ हैं जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे हैं, वो भी पूछी जाती है। मैं सारे में कवर करूँगा, सारे कवर करूँगा, चिंता मत करिए। ओके, और अगर लक्ष्मीकांत फॉलो करते तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, आपके लिए कोई मनाही नहीं है, करिए वो सब, पढ़ते रहिए आप, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। अब यहाँ पे अगेन 3 मेंबर कमेटी थी, डॉक्टर पीवी राजमन्नार। पर्पज़ वही है, पर्पज़ वही है कि स्टेट की ऑटोनॉमी बनी रहे। ऐसा ना हो कि स्टेट पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में आ जाए, स्टेट पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाए राज्यों सॉरी सेंटर के। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो यूनिटरी हो गया ना, फिर फेडरलिज्म कैसे रहा। तो इन्होंने क्या बोला भाई, प्रॉब्लम में सारे के सारे वही हैं। स्पेशल पावर कन्फर्ड टू द सेंटर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। वन पार्टी रूल एट द बोथ सेंटर एंड द स्टेट, इनकी वो सारी चीज़ें थी। रिकमेंडेशन में बात करते हैं, इन्होंने बोला है कि इंटर स्टेट काउंसिल को आप एक परमानेंट बॉडी बनाइए, इन्होंने भी बोला है। देखिए इंटर स्टेट काउंसिल के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया गया है ना कि जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था 1966 में अंडर मोरारजी देसाई, वापस बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट ARC अंडर मोरारजी देसाई, उन्होंने भी बोला था कि इंटर स्टेट काउंसिल को परमानेंट बॉडी बनाई जानी चाहिए, उन्होंने भी बात बोली थी। ठीक है, उन्होंने भी बोला था कि जो गवर्नर का जो ऑफिस है उसको आप क्या करिए, उसको फिक्स करिए, ठीक है, 5 साल के लिए। इसके ऊपर काफ़ी बातें हुई हैं। तो इन्होंने भी बोला है कि इंटर स्टेट काउंसिल को आप एक परमानेंट बॉडी बनाइए। उस टाइम पे तो बनी भी नहीं थी, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद उन्होंने इस बात को माना है। फाइनेंस कमीशन को इन्होंने बोला परमानेंट बॉडी बनाने के लिए। प्लानिंग कमीशन को हटा दीजिए। प्लानिंग कमीशन क्या था, प्लानिंग कमीशन वॉज एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, उन्होंने बोला हटा दो इसको अगर करना है तो इसको पार्लियामेंट के थ्रू, लॉ के थ्रू इसको इनेक्ट करो, एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाओ। और 356, 357, 365 प्रेसिडेंट रूल वाला कंसेप्ट ही हटा दो। ओके, रिमूव द प्रोविजन दैट द स्टेट मिनिस्ट्री होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जो हमें आर्टिकल नंबर 164 में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हटा दो, इन्होंने ये बातें बोली है। ट्रांसफर सर्टन सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट टू द स्टेट लिस्ट, मतलब स्टेट को ज्यादा पावर मिलेगी इससे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां से एक बार यूपी PSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ में कि किसके रिकमेंडेशन में बात बोली गई है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज जो है हमारे पास 3, उसको रिमूव करने की बात की गई है। तो इट इज PYQ, ये किसके रिकमेंडेशन है, ये है राजमन्नार कमेटी के। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे की पॉइंट है यहाँ पे रखे हैं मैंने, प्लीज रीड दिस। एंड और हाँ, रेसिड्यूरी पावर यहाँ पे बोला है स्टेट को देने के लिए। तो कहने का मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द ट्रू फेडरलिज्म। तो देखिए दोनों कमीशन के रिकमेंडेशन में अंतर क्या है। राजमन्नार कमेटी यहाँ पे बात कर रही है राज्य को ज्यादा पावर देने के लिए, राज्य को ज्यादा पावर देने के लिए। अब इससे समझ रहे होंगे, ये सारे रिकमेंडेशन पढ़ने के बाद आप समझ रहे होंगे, अगर सरकारिया कमीशन के साथ आप कंपेयर करेंगे तो राजमन्नार कमेटी इज गिविंग मोर पावर टू द स्टेट, whereas Sarkaria Commission is not talking about giving more power to the state. Sarkaria Commission is talking about making a balance between the center and the state. Okay, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। और उन्होंने ये बोला है कि जो पार्लियामेंट के पावर है वो सही है, उसमें गलत नहीं है, पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो जाके सरकार चल पाएगी। इन्होंने इस बात को बोला है, लेकिन पर्पज है कि कॉपरेशन अच्छा होना चाहिए राज्य के बीच में और सेंटर के बीच में, सेंटर अपनी मनमानी ना करे। ठीक है, ये बात इन्होंने बोला है। चलिए, तो होपफुली मैंने आपको समझाने की कोशिश की सारी चीज़ें, और इसके साथ ही मैं अगले वीडियोस में पूंजी कमीशन भी लाऊंगा, और साथ ही साथ और फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC वो भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, उसमें भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। अब ये मैंने क्यों पढ़ा, आपको सिंपल सी बात बताता हूँ मैं कि PIQ में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है सरकारिया कमीशन। अगर मेरा आप CDS का PIQ फॉलो करेंगे तो उसके अंदर डायरेक्टली पूछा हुआ है और हमने डिस्कस भी कर रखा, तो सोचा क्यों ना इसको अभी डिस्कस करके खत्म करें, और PIQ के साथ जो टॉपिक आ रहा है उसको भी हम लगातार खत्म करते रहेंगे, जिससे कि हमारा बोलते हैं ना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, और नए नए टॉपिक में मैं लाता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, दोस्तों के साथ चैनल शेयर करिए और आप भी इंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।